Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students, I'm your physics teacher मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज का जो लेक्चर है वो सिंपल पेंडुलम है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, देयर आर लॉट ऑफ एमसीक्यूज ब्रेन टीजर्स जो कि आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। और आज का लेक्चर भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले तो पेंडुलम का जो वर्ड है ना, ये आपकी बुक की ही, ये डू यू नो, ये बुक का ही एक मैंने पॉइंट पिक किया है कि पेंडुलम ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पेंडुलस मींस हैंगिंग। अब आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा? एक आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी mass suspended by a weightless, flexible, and inextensible string fixed with a frictionless support and medium free to oscillate under the action of a gravity। अब ये सारी बातें जो है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल का तो मतलब ही होता है कि रियल लाइफ के साथ वो मैच नहीं करता, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप देखें ना, वेटलेस, फ्लेक्सिबल, वेटलेस स्ट्रिंग तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी आप स्ट्रिंग कंसिडर अगर करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। फिर इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड तो होगी जब उसके साथ वेट आप अटैच करेंगे। तो फिर फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, हर जगह पे फ्रिक्शन तो कुछ ना कुछ तो होती ही है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये आइडियल है, रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो फिर हम क्या कंसिडर करते हैं, अभी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, प्रैक्टिकली ऑल अबव कंडीशंस आर इनकम्पैटिबल। वी यूज़ अ लाइट वेट एंड लेस एक्सटेंसिव स्ट्रिंग। हम जो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं उसमें एक्सटेंशन तो आती है, लेकिन हम वो स्ट्रिंग यूज़ करेंगे जिसमें लेस एक्सटेंशन आए। फिर हम लाइट वेट भी वो जो बॉब है उसका कंसिडर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। कंसिडर अ मैश एम अटैच विद द एंड ऑफ अ लाइट वेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लेंथ कंसिडर नहीं करनी। जस्ट वो जो थ्रेड की लेंथ है या स्ट्रिंग की लेंथ है, बस वही हमने कंसिडर नहीं करनी। जब हम बात करेंगे ना पेंडुलम की लेंथ की, तो हम बेटा बॉब के सेंटर से स्टार्ट करेंगे। इसमें लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी ऐड होगी और उस बोब का रेडियस भी ऐड होगा। तो जब प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म करते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो आप वर्नियर कैलिपर से इस बोब का डायमीटर भी मेजर करते हैं, फिर डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं और डायमीटर को टू पे डिवाइड करके रेडियस आपके पास आ जाता है। फिर रेडियस को और ये जो लेंथ होती है इसको आप ऐड करते हैं, फिर वो लेंथ आती है पेंडुलम की आपके पास। तो when a pendulum is displaced from its mean position and release it through some angle। अब ये जो एंगल होना चाहिए बेटा स्मॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आगे डिस्कस करेंगे। इट स्टार्ट टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। तो ये बेटा पेंडुलम की जो है ना, ये डायग्राम है। अब स्टार्टिंग में ये मीन पोजीशन पर होगा, ये आपका मीन पोजीशन है। और जब आप इसको एक स्मॉलर एंगल पे ले जाकर रिलीज करेंगे तो अब ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी मीन पोजीशन है, और ये भी आपकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और बेटा एक पॉइंट याद रखें कि जितना वेट होगा स्ट्रिंग के अंदर उतनी ही टेंशन होगी, और टेंशन हमेशा वेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अगर आप मीन पोजीशन पे फोकस करें तो मीन पोजीशन पे टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और वेट की डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जगह स्पेस थोड़ी थी इस वजह से वेट का जो एरो है वो मैंने स्मॉल ड्रा किया। लेकिन वेट और टेंशन की मैग्नीट्यूड एट द मेन पोजीशन इक्वल ही होंगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप देखिए कि टेंशन क्या है, एम जी जितना वेट है। फिर जब नेट फोर्स आप निकालेंगे ना मेन पोजीशन पे, तो टेंशन प्लस वेट इनको आपने ऐड करना है। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स मेन पोजीशन पे क्या होगी, जीरो होगी। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो है ना बेटा एमसीक्यूज हैं आपके। फिर अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में वो बॉडी होती है जिसपे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो। तो ये दोनों कंडीशन जो है ना, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो मीन्स के जब भी पेंडुलम का बॉब मीन पोजीशन पर होगा तो
कंडीशन सेटिस्फाई होगी और यहाँ पर बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे वेट एग्जैक्टली जो है ना, होल वेट एग्जैक्टली टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब बनेंगे कंपोनेंट्स। अब हम बेटा कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। ए कंपोनेंट तो एग्जैक्टली टेंशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने ड्रॉ करने हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है, लाइक दिस। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स आपने ड्रॉ करने हैं और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस वन, ये जो मेन पोजीशन की तरफ है, इसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ताकि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और हम इजीली जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा एक्स वाला कंपोनेंट है और कौन सा वाई वाला कंपोनेंट है। ये ज़रा तवज्जो करें, ये एंगल बनेगा थीटा। थीटा के सामने वाला कौन सा होता है बेटा, डब्ल्यू वाई। और जो रिमेनिंग जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का एरो है ये एग्जैक्टली वेट है। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स तो बना लिए, अब हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि यहाँ पर कौन सा वाला कंपोनेंट टेंशन की तरह एक्ट कर रहा है, टेंशन के इक्वल है, और कौन सा कंपोनेंट रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होगी ना वो, सॉरी, हाँ, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होगी ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था कि दो कंडीशंस होती हैं, एक इनर्शिया चाहिए होता है और एक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए होती है। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो बेटा वो कंपोनेंट जो मेन पोजीशन की तरफ होगा, अब देखिए डब्ल्यू वाई जो है ना, ये इस बॉब को मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाने का रिस्पॉन्सिबल है, इसकी डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ है। तो डब्ल्यू वाई जो है ये एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ये एमसीक्यूज भी आते हैं बेटा, तो आपने इनको जो है ना वो याद रखना है। फिर डब्ल्यू एक्स जो है वो टेंशन के इक्वल होगा, और टेंशन और ये टेंशन और डब्ल्यू एक्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, मीन जीरो हो जाएंगे। आई होप कि ये पॉइंट जो है ना ये आपको समझ आ गए हैं। और आगे यही बातें जो है ना मैंने लिखी हुई है, कंपोनेंट ऑफ अ वेट। दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, एक होगा एम जी कोस थीटा, एक होगा एम जी साइन थीटा। फिर हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। टी कोस एम जी कोस थीटा जो है वो टेंशन के इक्वल होगा, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी। फिर हमने रीस्टोरिंग फोर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। So in a simple pendulum, mg sin theta directed toward mean position, hence it can it act as a restoring force. तो एफ आर क्या हो जाएगा, यानी रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा। अब बेटा ये मेन पोजीशन पे वो जो पॉइंट्स मैंने ऊपर फिगर के साथ मैंने मेंशन किए थे, ये वो सारे वही पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट भी आपके एमसीक्यूज हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे बस याद रखना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा और नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, जबकि मीन पोजीशन पे बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। हाँ बेटा, इसकी जो है ना वो डेरिवेशन हमने स्टार्ट करनी है। बेटा जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला लिखा था माइनस के एक्स, और इसको न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ हमने कंपेयर किया था। हमने ऐसे ही किया था ना, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो वो क्या है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स होगी माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस का साइन क्या आइडेंटिफाई करेगा कि फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो मीन पोजीशन की तरफ है। एंड इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ का रेफरेंस देंगे, और ये होगा एफ आर इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड। अभी इसको हम इक्वेशन वन कह देते हैं, इसको इक्वेशन टू कह देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। अब बेटा एम और एम के साथ आप इनको कैंसिल कर दें, ए को आपने सब्जेक्ट बना लिया। ए किसके इक्वल होगा, माइनस जी साइन थीटा।
अब हम यहाँ पे ना स्मॉल एंगल लेंगे। कंसिडर स्मॉल एंगल। और कितना स्मॉल एंगल होना चाहिए कि थीटा जो है वो लेस देन 10 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। स्मॉल एंगल लेंगे, मीन्स के एम्पलीट्यूड स्मॉल लेंगे। और ये ब्रेन टीजर भी है आपकी बुक का कि वाइल मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक अ स्मॉल एम्पलीट्यूड वाई। तो हम स्मॉल एम्पलीट्यूड या स्मॉल एंगल इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि एरर ना आए। क्योंकि अगर हम हायर एम्पलीट्यूड लेंगे तो एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह बेटा इतनी है कि स्मॉल एंगल पे रीस्टोरिंग फोर्स और एक्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन भी हमने यही पढ़ी थी कि ये तभी एप्लीकेबल होगी, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी परफॉर्म करेगी जब रीस्टोरिंग फोर्स और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें स्मॉल एंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम एरर से भी बच जाते हैं स्मॉल एंगल अगर हम लेंगे। तो बेटा जब हम स्मॉल एंगल लेंगे तो आप देखेंगे कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये ज़रा आप तवज्जो करें ज़रा। अगर मैं थीटा लेता हूँ 1 डिग्री, रेडियन में आएगा 0.0175। तो साइन 1 डिग्री अगर मैं लूँगा तब भी मेरे पास रिजल्ट यही आएगा। मतलब कि साइन थीटा और थीटा के रिजल्ट जो है ना वो सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ चले मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, देखें 3 डिग्री लेता हूँ अगर मैं, तो 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें ज़रा, ये आएगा 0.0524। और जब मैं साइन थीटा यानी कि साइन 3 डिग्री पुट करूंगा तब भी मेरे पास यही रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। देखें एग्जैक्टली सेम है, ये 0.698 है, इधर भी 0.0698 है, यहाँ पे 0.1222 और यहाँ पे 0.1219, यानी अप्रोक्सीमेटली। हायर एंगल पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लेकिन एग्जैक्टली जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट जो है ना वो मैच करेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस एंगल पे जब एंगल 10 डिग्री से स्मॉल हो तो साइन थीटा और थीटा के रिजल्ट क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो साइन थीटा की जगह मैं थीटा पुट कर दूंगा। तो यही इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब बेटा बात करते हैं थीटा की। थीटा क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से मुझे थीटा निकालना है तो थीटा का फार्मूला क्या बन गया, एस डिवाइडेड बाई आर। एस क्या है, आर्क लेंथ है। यहाँ पे फिगर में अगर मैं आपको आर्क लेंथ दिखाऊं तो आर्क लेंथ क्या होता है बेटा, ये डिस्टेंस है बेटा आर्क लेंथ, ये वाला डिस्टेंस। यानी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए एंड बी, ये आर्क लेंथ होगा आपका। और इसमें रेडियस क्या होगा बेटा, ये जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ना ये एक्ट करेगा एज अ रेडियस। इसको हम एज अ रेडियस कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ये सर्कल में ही मूव कर रहा है ना, इसमें टॉर्क भी होगा। ये पॉइंट भी आपने याद रखना, टॉर्क भी होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो क्या करेंगे जी, जहाँ पे रेडियस होगा वहाँ पे लेंथ पुट करेंगे और जहाँ जो आर्क लेंथ है वो ए बी हो जाएगा। अब जब मैं इस बोब को यहाँ पे लेकर आऊँगा, क्लोज ले आऊँगा यानी कि स्मॉलर एंगल पे ले आऊँगा, तो आप देखेंगे ये जो कर्वेचर है ना, अभी तो यहाँ पे डॉटेड लाइन में जो मैंने बनाई है देखें ये कर्व पाथ बनेगा। लेकिन जब मैं इस बोब को क्लोज ले आऊँगा तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि ए बी को मैं किसके साथ रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा। यानी कि स्ट्रेट पाथ हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा। तो हमने यही चीज़ें जो है ना यहाँ पे पुट करनी है। देखें एस क्या है, आर्क लेंथ है, ए से बी डिवाइडेड बाई ये क्या है अपनी मैंने पुट की, ये कर्व है, कर्व लाइन। और रेडियस की जगह एल। अब स्मॉलर एंगल पे क्या होगा, ए बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में, स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट पे, और ये आर की जगह एल आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई, एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब ये थीटा की वैल्यू आपने कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 4 कह दें आप इसको। तो पुट इट इन इक्वेशन 4। तो ए का जो फार्मूला बनेगा आपके पास, ए इज इक्वल टू माइनस जी
थीटा थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स डिवाइडेड बाई एल। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, ए इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स। तो ये तो वो वैसा ही फार्मूला नहीं बन गया आपके पास? बस वहाँ पे जो मैथ हॉरिजॉन्टल सिस्टम था उसमें बस अ, ऊपर के आ रहा था, नीचे एम आ रहा था, आई थिंक यही फार्मूला था यहाँ पे हमारे पास, या एम ओवर के आ रहा था। आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर। और अब जी और एल कांस्टेंट है, अगर मैं जी और एल को रिमूव करूँ तो मैं इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला था, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या कहती थी कि एक्सेलरेशन जो कि मोशन में प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। और जो नेगेटिव साइन है ये क्या आइडेंटिफाई करता था, ये बताता था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और बेटा ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। और ये भी एक रीज़न है कि हम स्मॉल एम्पलीट्यूड लेते हैं, क्योंकि हायर एम्पलीट्यूड लेंगे तो जो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन हायर एम्पलीट्यूड पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आप एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, आप एग्जैक्टली वो फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते कि जब आप हायर एम्पलीट्यूड लेंगे तो आपने हमेशा स्मॉल एम्पलीट्यूड ही लेना है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, एक्सलेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला था वो क्या पढ़ा था आपने, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे जो ए की वैल्यू आपने निकाली है वो क्या निकाली है, माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लें। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, एक्स और एक्स कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी बाय एल आ जाएगी। अब टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन अ बोथ साइड, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल। ये आपका जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला आ जाएगा, जी बाय एल अंडर रूट। आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं यहाँ से। टाइम पीरियड निकालने के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा, टी को आप सब्जेक्ट बना लें, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब जो ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली थी ऊपर, जी बाई एल, ओमेगा की वैल्यू थी जी बाई एल, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई जी बाई एल। अब लेंथ जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बनेगा, एल बाय जी। अब बच्चे हमेशा भूल जाते हैं फार्मूला, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड के दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला ये है, 2 पाई एम ओवर के। भूलते कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे एल और जी आ रहा है, एल और जी की पोजीशन को भूल जाते हैं, क्योंकि इसके साथ आपने फ्रीक्वेंसी के फार्मूले भी तो याद रखने हैं। मैं यहाँ पर जो है ना फ्रीक्वेंसी के फार्मूले भी लिख के आपको समझा देता हूँ कि आपने इनको याद कैसे रखना है। देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी लिखता हूँ, 1/2 पाई जी बाई एल हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनेगा, 1/2 पाई के ओवर एम बनेगा। अब आपने ना इनमें से कोई एक वाली सिचुएशन याद रखनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला फार्मूला याद रख लेता हूँ। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इतनी सी बात मुझे याद रखनी है कि लेंथ मैं ज़्यादा करूँगा टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम सिमुलेशन से ऑब्जर्व भी करेंगे, लेकिन मेरे लिए ये वाला फार्मूला याद रखना ज़्यादा ईजी है। अब इससे फ्रिक्वेंसी में जाना वो मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, इनको मैं कैसे याद रखूँ। अब जरा इस फार्मूले में जरा देखें कांस्टेंट क्या है, लेंथ कांस्टेंट होती है, जी कांस्टेंट होता है। आप लेंथ को चेंज कर सकते हैं, जी यहाँ पे कांस्टेंट है, जी कहाँ पर है बेटा, नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है। तो जब अब दूसरा फार्मूला, यानी कि मैथ्स हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम वाला जो टाइम पीरियड वाला फार्मूला है, वो जब मेंशन लिखेंगे तो उसमें भी जो कांस्टेंट है वो अपने डिनोमिनेटर में लिखना है। बच्चे यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं, एम और के, एम को नीचे लिख देते हैं, के को समटाइम ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे जी कांस्टेंट है, यहाँ पे के कांस्टेंट है। फार्मूला आपने ये वाला याद किया और इससे आपने सारे फार्मूले याद कर लिए। ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो आपको खुद ब खुद, यानी इसी फार्मूले को आप उल्टा कर दो, 2 पाई नीचे चला जाएगा,
एल और जी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। फिर इस फार्मूले को कैसे याद रखना है कि आपको पता है कि एम भी होगा के भी होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग की वजह से के लगेगा। अब इसमें कौन सा डिनोमिनेटर में फैक्टर आएगा, इधर अगर जी कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आया है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में आएगा, और बाकी इस फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, इसी को उल्टा कर दें। तो इस तरह से फार्मूला जो है ना वो याद हो जाएंगे आपको इजीली, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो बेटा आप फ्रीक्वेंसी निकाल लें, आप फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड जो ऊपर निकाला है उसी को आप उल्टा कर दें, 1/2 पाई G/L। अब आ जाते हैं बेटा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस टाइम पीरियड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, फार्मूले में क्या नज़र आ रहा है, लेंथ और जी। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, स्क्वायर रूट ऑफ अ लेंथ, और टाइम पीरियड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ अ जी। जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ अगर मैं ज़्यादा करूंगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जी की वैल्यू अगर मैं ज़्यादा करूंगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन चीज़ों को हम बेटा सिमुलेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सिमुलेशन आपको शो हो रही होगी। पहला फैक्टर हमने क्या चेक करना है, लेंथ। अभी आप देखें लेंथ मैंने सेट की हुई है ऑलरेडी, इन बिटवीन। चलिए लेंथ जो है ना वो कम कर देते हैं। ये तो मैसेज है ना यहाँ पे, ये लेंथ है आपकी। ठीक है, लेंथ चले इतनी कर देते हैं, ज़्यादा छोटी नहीं करते। और इसको मैं 30 डिग्री के एंगल पे ऑसिलेट करवाऊंगा। टाइमर मैंने स्टार्ट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। टाइम पीरियड नोट डाउन करना है बेटा, एक साइकिल का। स्लो मोशन इसीलिए किया ताकि हम इजीली जो है ना वो टाइम पीरियड निकाल सके। तो ये देखिए ये दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो 1.58 क्या हमने मेजर किया, ये नोट डाउन कर ले 1.58। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी लेंथ को ज़्यादा करूँगा। ठीक है, लेंथ ज़्यादा हो गई। अब दोबारा से, ये ज़रा 1.58 था, और अब दोबारा से मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। पहला टाइम पीरियड क्या निकाला था, 1.58। तो ये देखिए 1.85 मीन्स पहले 1.52 था और अब 1.85 हो गया। लेंथ अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। सेकंड हमने क्या देखना था, जी। जी की वैल्यू को आप यहाँ से देखें कि अभी जी की वैल्यू 9.8 है, अर्थ पे मैंने सेट किया हुआ है। ये देखिए नॉर्मल स्पीड मैंने कर दिया। अब मुझे खुद बताएं कि जुपिटर पे ग्रेविटी कितनी है, 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ग्रेविटी ज़्यादा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए पेंडुलम बड़ी स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं मून पे लेकर आता हूँ, मून पे ग्रेविटी क्या है बेटा, कम होती है, 1.62। मून पे ग्रेविटी कम, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह आप ये देखें कि जी की वैल्यू जैसे जैसे मैं ज़्यादा करता जाऊँगा वैसे वैसे इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती जाएगी। आप देख रहे हैं जी की वैल्यू ज़्यादा, स्पीड भी ज़्यादा। स्पीड ज़्यादा तो टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है, अबव द इक्वेशन शोज दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देख लिया हमने। अब टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, मैथ पे डिपेंड नहीं करता और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। अब ये चीज़ भी हम सिमुलेशन से ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। अब देखिए हमने पहला मैथ्स को चेंज करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको 30 डिग्री पे मूव करवा लेते हैं, और यहाँ पे जो है ना वो अर्थ की वैल्यू ही कंसिडर कर लेते हैं। तो बेटा अब मैथ्स को मैंने चेंज करना है। यहाँ पे देखिए 0.90 kg है। मैथ्स अगर मैं ज़्यादा करूँगा, आपने स्पीड इसकी देखनी है, क्या स्पीड में कोई फ़र्क आया, एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क आया, कोई फ़र्क नहीं आया। और अगर मैं मैथ्स को कम कर देता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं आया, ना एम्पलीट्यूड पे ना स्पीड पे। ये देखें मैथ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन
इससे उसकी स्पीड पे या एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि लेंथ के ज़्यादा करने से स्पीड कम हो जाती थी, लेंथ कम करता था स्पीड क्या हो जाती थी, ज़्यादा हो जाती थी। ये देखिए, लेंथ मैं कम करता था, ये देखिए स्पीड ज़्यादा होगी, और लेंथ ज़्यादा करता था स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती थी। तो इस तरह से आप जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब चलें, इसका भी मैं टाइम पीरियड तो निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे जो है ना वीडियो काफ़ी टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं कर नहीं रहा, ये जस्ट आपने खुद ही ऑब्जर्व करना है। फिर सेकंड फैक्टर हमने क्या देखना था, एम्पलीट्यूड के साथ। तो एम्पलीट्यूड भी मैं जितना मर्ज़ी ज़्यादा कर दूँ, इससे भी टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें, अभी मैं 25 पे सेट करके मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये देखें, ये टाइम पीरियड कितना है, 1.57। क्योंकि मैंने स्लो वीडियो नहीं की, तो हो सकता है थोड़ा सा एरर आ जाए। 1.57 किया ना, 1.57 आपने याद रखना है। अब मैं 25 से ज़्यादा कर देता हूँ, 35 कर देते हैं। तो 1.57 पहले आया था, तो ये देखिए 1.57 और 1.59, यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा करने से टाइम पीरियड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए एरर के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा आए, थोड़ा सा एरर आ गया है। अगर ये एरर ना आता तो एग्जैक्टली जो है ना वो सेम ही आते आंसर। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, और ये आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, और उसमें आपने यही चीज़ें प्रूव करनी होती है। मैथ्स बारी बारी चेंज करते हैं और फिर टाइम पीरियड निकालते हैं, तो टाइम पीरियड पे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही एम्पलीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है। ये चार एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके। खैर, व्हाट इज़ द सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, 2 सेकंड होगा। ये एग्जांपल नंबर 14.2, ये भी आपकी बुक की एग्जांपल है, जिसमें वो क्या कहता है, सेकंड पेंडुलम की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, एंड आल्सो फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड की जगह 2 पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 0.5 हर्ट्स आ जाएगी। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ। लेंथ को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। 2 पाई अंडर रूट L/G, ये स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई स्क्वायर L/G, और ये आ जाएगा T का स्क्वायर। लेंथ को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो G T² एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, अब जी की वैल्यू 9.8, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14। सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 0.99 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ होगी सेकंड पेंडुलम की। तो ये पॉइंट आपने याद रखने फॉर एमसीक्यूज। अब बेटा एमसीक्यूज पे आते हैं। पहला एमसीक्यूज है बेटा, पेंडुलम मेक एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन एफ आर एंड टेंशन। देखिए, अभी जो ऊपर हमने पेंडुलम पढ़ा था ना, तो उसमें हमने एंगल जो निकाला था, एंगल जो डिस्कस किया था, वो ये वाला एंगल था, वर्टिकल के साथ एंगल, ये वाला एंगल डिस्कस किया था। लेकिन अब वो कहता है कि अगर एंगल जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ हो जाए, तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स और टेंशन में क्या फ़र्क आएगा। और ये अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर लिया है, तो आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा ये डिसाइड करने में कि रिस्टोरिंग फोर्स और टेंशन क्या है। वर्टिकल के साथ जो हमने ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ी है, वो क्या थी बेटा, mg sin थीटा थी ना। लेकिन अगर हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया हो, लाइक ये वाला एंगल दिया हो, दिस वन, तो फिर ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। ये देखिए, टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से माइनस थीटा पुट कर दूं, और ये होगा मेरा थीटा। तो 90 में से थीटा माइनस करूंगा, तो मेरे पास ये वाला एंगल आएगा। तो मुझे यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट करना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। या एक सिंपल सा रूल याद रख लें कि एक्सिस अगर आप चेंज करेंगे एंगल का, तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखें 90 डिग्री है, तो साइन 90 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, ये बन जाएगा mg cos थीटा। और बेटा टेंशन इसी तरह, mg cos थीटा थी, इसका भी एंगल आप 90 डिग्री माइनस थीटा करें, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। यानी कंपोनेंट जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, रीस्टोरिंग फोर्स एंड टेंशन, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा, नहीं ये नहीं होगा, ये बीटा इज द राइट ऑप्शन होगा, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, गर्ल स्विंग विद द
टी, एक लड़की है, झूला झूल रही है और उसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। नाउ शी स्टैंड अप, देन टी, टी क्या होगा अगर वो खड़ी हो जाए? तो देखें, जब वो बैठी थी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास था, हमने यही फाइंड आउट किया था ना कि लेंथ जो सिंपल पेंडुलम की होगी वो एक तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग होगी, और दूसरा बोब का जो सेंटर होगा उससे आप टोटल लेंथ मेजर करेंगे। अब लड़की जो है ना वो झूले पे बैठी हुई है, तो उसकी जो नाफ होगी वो उसका सेंटर ऑफ मास है। तो लेंथ ऑफ अ रोप, और उसमें ऐड अप करेंगे उसकी नाफ तक का डिस्टेंस। ठीक है। लेकिन जब वो खड़ी होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पहले इमेजिन कर लें, एज्यूम कर लें कि ये डॉट जहाँ पे मैंने लगाया ना ये सेंटर ऑफ मास है। जब वो खड़ी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो अब उसका शिफ्ट अपवर्ड अपवर्ड शिफ्ट हो गया, जिससे अब उसकी लेंथ पहले से क्या हो गई है, लेंथ क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुई है। और लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बीटा। तो ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंडुलम हैव अ ग्रेटर पीरियड ऑफ अ टाइम? कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है बेटा, ये तीन फिगर्स हैं। बॉब जो है ना उसको हाफ एल्यूमिनियम का और हाफ लेड का बनाया हुआ है। फिगर ए में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम वाला पोर्शन ऊपर है और लेड वाला पोर्शन नीचे है। बी वाली फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड राइट एल्यूमिनियम लेड को एडजस्ट किया हुआ है। और अगर सी वाली फिगर में देखें तो लेड को ऊपर और एल्यूमिनियम को नीचे। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा हैवियर है। तो बेटा लेड जो होता है ना, लेड वो ज़्यादा हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो जो चीज़ ज़्यादा हैवियर होगी सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे, यानी ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इस केस में। लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ए वाला केस बनता है ना, इसमें टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। फिर बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं ज़रा, एमसीक्यूज नंबर 4। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ टाइम पीरियड टी at Earth is taken to moon, what will be its time period t on the moon? एक टाइम सिंपल पेंडुलम है, अर्थ पे है, और उसको आप चांद पे ले गए हैं, मून पे ले गए हैं, तो अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो डेफिनेटली टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा ये हम ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला बेटा 2 पाई L/जी, ये जी मून का हम पुट कर देते हैं, ये मून का। तो ग्रेविटी ऑफ मून ग्रेविटी ऑफ अर्थ की 6 टाइम लेस होती है, यानी कि GE/6 होती है। तो अगर मैं मून की जगह GE/6 पुट करूं तो फिर कैसे वैल्यूज लिखूंगा, 2 पाई L/G/6। सिक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √6 2 पाई L/G, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यानी सिक्स जो है, ये वाला सिक्स ये ऊपर आएगा, तो ये अंडर रूट में ऊपर आ जाएगा 6, और फिर अंडर रूट अलग अलग आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये अर्थ का टाइम पीरियड है, और ये √6, और टाइम पीरियड जो है बेटा वो अर्थ के कंपैरेटिवली √6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, बीटा बनता है। अब बेटा ब्रेन टीजर है, वुड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी सेम ऑन अर्थ एंड मून इफ इट्स अ लेंथ केप्ट कांस्टेंट? नहीं बेटा, यहाँ पे हमने लेंथ को ही कांस्टेंट रखा हुआ था, लेंथ सेम है। तो जब लेंथ सेम होगी तो टाइम पीरियड दोनों का डिफरेंट होगा। मून पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, अर्थ पे टाइम पीरियड कम होगा, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उनका सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इक्वल हो जाए अबव क्वेश्चन में ही, तो हम लेंथ को किस तरह से चेंज करेंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बेटा ये डेल्टा बनेगा। ज़रा करके देख लेते हैं, देखें, T = 2 पाई L/G, L को भी L/6 करें आप, सॉरी L/6 करना है आपने, और G को G/6 करें। अब सिक्स सिक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई L/G, यानी लेंथ को भी इतना चेंज करेंगे मून पे जाकर, तो फिर टाइम पीरियड अर्थ का और मून का जो टाइम पीरियड आएगा वो एक जैसा ही आएगा। अगर आप लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे फिर डिफरेंट आएगा। आई होप कि ये एमसीक्यूज भी आपका क्लियर हो रही हैं, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ।
ताकि वीडियो जो है ना वो इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो। सेकंड पेंडुलम इज ऑन मून, व्हाट विल बी इट्स अ टाइम पीरियड। तो बेटा यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि जो सेकंड पेंडुलम है वो मून पर है। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड होता है, चार्ली। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए आपसे कि सेकंड पेंडुलम जो है ना वो पहले अर्थ पे था, फिर उसको मून पे लेके चले गए, फिर बताया कि टाइम पीरियड में किस तरह का चेंज आएगा, तो फिर टाइम पीरियड जो है ना वो टाइम 2 सेकंड से ज़्यादा ही होगा। लेकिन वो ऑलरेडी जब उसने मेंशन कर दिया कि वो ऑलरेडी मून पर है, तो फिर उन्होंने उस तरह से उसकी लेंथ को एडजस्ट किया होगा ताकि उसका जो टाइम पीरियड हो वो 2 सेकंड ही आए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए हैं। फिर बेटा ब्रेन टीजर एक और आ जाता है, पेंडुलम इज शिफ्टेड टुवर्ड लाहौर टू कराची, विल इट्स टाइम पीरियड चेंज? यस, चेंज हो सकता है, बल्कि चेंज होगा। तो बेटा अर्थ जो है ना वो एग्जैक्टली गोल नहीं होती, सफेरिकल सर्कुलर शेप में नहीं होती, एक अंडे की तरह होती है। तो ये इसका पोल होता है अर्थ का, ये इक्वेटर होता है। पोल जो होता है वो सेंटर से ज़्यादा क्लोज होता है। पोल का जो रेडियस होगा बेटा वो कम होगा, रेडियस कम होगा तो यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जबकि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होता है, ये सेंटर से ज़्यादा दूर होगा। और जब सेंटर से ज़्यादा दूर होगा तो यहाँ पे ग्रेविटी जो होती है वो वीक होती है। अब बात करते हैं लाहौर और कराची की। लाहौर पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.79। क्यों? क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है, जबकि कराची जो है ये इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज होता है। इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज, सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर, जी की वैल्यू वीक होगी, मीन 9.78 होगी। अब आप लाहौर से जब कराची जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हुई है? 9.79 से 9.78 हुई है, मीन डिक्रीज हुई है। तो जी की वैल्यू डिक्रीज अगर होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो टाइम पीरियड ने क्या होना है? इंक्रीज होना है। फिर एक और ब्रेन टीजर है बेटा, ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस अ साउंड, व्हाई वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम डज नॉट प्रोड्यूस अ साउंड? उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। एक तो स्मॉल सरफेस एरिया, किसका? बोब का। बोब का जो सरफेस एरिया वो बहुत स्मॉल होता है और वो एयर को इतना ज़्यादा पुश नहीं करता कि वो एक क्रिएट एक स्ट्रॉन्ग साउंड क्रिएट कर सके। फिर इसकी फ्रिक्वेंसी भी लो होती है, 1 to 2 हर्ट्स होती है, जबकि ह्यूमन रेंज 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक है, इस वजह से भी हमें साउंड नहीं सुनाई देती। फिर स्मॉल एम्पलीट्यूड है, छोटा एम्पलीट्यूड होगा, इस वजह से ये एनर्जी कम ट्रांसफ़र करता है एयर को। फिर बेटा यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, ये आपकी बुक की लाइन लिखी हुई है कि हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ करके जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जी का फार्मूला कैसे आया? सिंपल पेंडुलम के फार्मूले से ही आया बेटा। देखिए T = 2 पाई L/G। आपने जी को सब्जेक्ट बनाना है, स्क्वायर रूट ले लें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर भी हमने ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए किया था। 4 पाई स्क्वायर L/G। अब यहाँ से जी को सब्जेक्ट बना लें आप। तो जी को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे, 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप किसी भी पॉइंट पे जी की वैल्यू मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, और ये हम करते भी हैं। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर जो है ना ये आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मुझे दें बेटा इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।